नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण के बारे में जो जो रूल्स हैं, हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। यह है एफ आर 22 के अंतर्गत आता है और एफ आर 22 एक्चुअली में बहुत वास्ट है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ आपके सामने आज इस वीडियो में। और मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी बता के भी रखी हुई हैं। तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके मेरे एक वीडियो है MCQ ऑन नेक्स्ट बिलो रूल, तो ये सब वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके FR 22 के अंतर्गत क्या क्या रूल्स बने हैं। मैं आज आपको ये FR 22 काफ़ी सिंपल भाषा में विथ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा और उसमें एग्जांपल्स भी रहेंगे। तो आप काइंडली मेरे चैनल को देखते रहिए। मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपना अपडेटेड लीव रूल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि सरकार ने काफ़ी सारे राहत वाले घोषणाएं या फिर नए अपडेट्स दिए हैं। नए अपडेटेड लीव रूल्स के हिसाब से 2024 सितंबर 2024 में ये लीव रूल्स निकला है। तो आप इस वीडियो में उस जानकारियों को जान सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस अभी आए हैं पहले के लीव रूल्स और इस लीव रूल के में। उन जानकारियों का मैंने संक्षिप्त एक ब्यौरा दिया है। आप काइंडली इस वीडियो को जाके देखिए। मैंने यूपीएस के बारे में काफ़ी जानकारियाँ अभी मैंने डाली हैं कुछ लास्ट 2-3 हफ्तों में। तो मेरा चैनल में आप अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस, या फिर ऊपर दिए हुए लिंक्स में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने MCQ बनाया है यूपीएस और एनपीएस के बीच में डिफरेंस को लेके, और एक किस तरह से बेनिफिशियल होगा 2004 के भर्ती के बाद जो भी लोग एनपीएस जिनको बाय डिफ़ॉल्ट आना पड़ा है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, वो कैसे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। मैंने सारी जानकारियाँ मैंने इन तीनों वीडियोस में दी हैं। आप काइंडली इन वीडियोस को देखिए, अपनी जानकारियाँ बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या उनको लेना है, क्या किस में रहना है, यूपीएस में एनपीएस में रहना है या यूपीएस में जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। काइंडली आप इस में वीडियोस को देखें। ऊपर दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं आप सारी वीडियोस चैनल के इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा आप लोगों की आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं FRSR के बारे में मैं बताता रहता हूं अपने चैनल में। और जितने रूल्स हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं उन रूल्स के बारे में, MCQs बनाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि और मैं आग्रह भी करूँगा कि आप काइंडली जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप हो सके तो एक लाइक दीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके, मैं और ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद आपका सरकारी कर्मचारी दोस्त साथी है, उनको भी इन सब वीडियोस से थोड़ा नॉलेज मिल सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इस टॉपिक में जो जो कवर करने वाला हूँ वो है FR 22 क्या है, उसका मेन रूल क्या है, उस जो पे फिक्सेशन वेतन निर्धारण का जो किन कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स सरकारी आदेश जो निकले हैं 7 CPC में, उसके बारे में बताऊंगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है। बंचिंग बेनिफिट में किस तरह के लाभ पाए जाते हैं। एडहॉक प्रमोशन में किस तरह से लाभ पाया जाता है FR 22 के अंतर्गत। स्टेपिंग अप ऑफ पे क्या होता है, और पे प्रोटेक्शन फॉर PSU एम्प्लॉयज़, वेतन संरक्षण जो PSU एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा आपको। और भी थोड़ी जानकारियां हैं, आप काइंडली इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको ठीक से सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि FR 22 क्या होता है। तो
ये एक नियम है जो कि आपके अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के टाइम पे आपका जो इनिशियल पे होता है उसको फिक्स करने का नियम है। आपका वेतन जो निर्धारित किया जाता है वो इसी रूल के अंतर्गत किया जाता है। ये तब भी अप्लाई होता है जब चेंज होता है या फिर अप्लाई होता है जब आपकी ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य और आपका जो ये है कर्तव्य के साथ आपका जो जिम्मेदारी है वो जब बढ़ जाती है, तो भी आपके अगर वेतन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो जो उसका वेतन निर्धारण होगा वो इसी रूल के अंतर्गत होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के पे फिक्सेशन का एक बेस है, FR 22। मेन रूल क्या कह रहा है कि जब आप एक हायर पोस्ट पे, उच्च पद पे आप प्रमोट होते हैं, तो आपका जो वेतन होता है, जो आपका पुराना वेतन मतलब जिस लेवल पे आप थे पहले, उसमें एक इंक्रीमेंट लगता है और फिर वो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। उसी जो आपका वेतन आपका बना है उसी के देखा देखी उसके नेक्स्ट स्टेज में जो वेतन है उसी के बराबर का उस स्टेज पे आपका वेतन जाके फिक्स हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। अगर आपका कोई उच्च जिम्मेदारी नहीं है, नहीं मिली है आपके जब आपका प्रमोशन हो रहा है लेकिन आपको उच्च जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो आपका वेतन सेम ही रहेगा लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज में रहेगा। और आपके जो नया पोस्ट है, नए पोस्ट के हिसाब से आपका जो लेवल है उस लेवल में जाके जो आपका पुराना पे था उसी, अगर मान लीजिए आपका 26,000 रुपये का आपका क्या बोलते हैं वेतन था प्रेजेंट पोस्ट पे और आपका प्रमोशन होता है लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है, तो आपका वेतन नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट लेवल में जाके 26,000 के आसपास ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल प्रमोशन होता है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो आपका 26,000 पे एक इंक्रीमेंट लगेगा पुराने लेवल में। फिर आपका इंक्रीमेंट के बाद जितना बना, 26,000 के बाद इंक्रीमेंट 1,000 रुपये मान लीजिए इंक्रीमेंट बना, और 27,000 के हिसाब बराबर जहाँ पे दूसरे लेवल में आपका उच्च लेवल में जो आपका अगर कोई वेतन दिख रहा है आपको, मान लीजिए 27,500 है या 28,000 है, तो उधर जाके नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेज में जाके आपका लेवल फिक्स, वेतन फिक्स हो जाएगा। पे फिक्सेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप अपनी प्रमोशन डेट से अपना वेतन निर्धारण कर सकते हैं, या फिर आपके जो पुराना पद था, पुराना जो आपका पोस्ट था, वो उसको आप पुराने पद पर अगली वार्षिक वृद्धि की तिथि से वेतन आप फिक्स करा सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको 1 महीने के अंदर आपको वेतन अपना अपना ऑप्शन, जो आपका विकल्प है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पहला क्या हुआ, डेट ऑफ प्रमोशन से आप अपना पे फिक्स करा सकते हैं, या फिर आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है उस उस डेट को आप अपने पुराने पोस्ट पे इंक्रीमेंट लेके आप अपना पे फिक्स करा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं कि आप अभी रूल 10 बोल के एक रूल आया है, उसके बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा आपको अगली वीडियो में, कि आप उसमें आप जनवरी और जुलाई में आप अपना चूज कर सकते हैं कि आपको अपना इंक्रीमेंट डेट कब कराना है। तो ये एक थोड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में आपको अलग से फिर से जानकारी दूंगा।
तो ये मैं जस्ट एफ आर रूल्स में जिस हिसाब से लिखा हुआ है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये दो ऑप्शंस बेसिकली थे कि आपका डेट ऑफ प्रमोशन और या फिर आपका जो अगली इंक्रीमेंट की डेट है उसमें आपको अपने पुराने पोस्ट पे एक इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर आपका वेतन निर्धारित हो जाएगा नए पोस्ट पे। जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं 7 के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि आपका पुराने वेतन को 2.57 से 2.57 के हिसाब से पे मैट्रिक्स में फिक्स किया गया है, फिट किया गया एक्चुअली। प्रमोशन पर पुराने लेवल में एक वृद्धि दी जाती है और फिर एक नए स्तर पर लेवल पर अगले सेल में वेतन तय हो जाता है। मैं एग्जांपल भी दे दिया इसमें, देखिए कि अगर आपका लेवल 4 था, 28,700 पे थे आप, तो इंक्रीमेंट के बाद आपका 29,600 बना। तो नए लेवल में 29,600 के आसपास का जो फिगर दिख रहा हो आपको, 30,100 दिख रहा है लेवल 5 में, तो वो लेवल 5 में 30,100 पे आपका पेमेंट फिक्स हो जाएगा। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं बता रहा हूँ आपको। अगर नियम बदलते हैं तो अ, आपका रिवीजन अपने ऑप्शन रिवाइज करने का फिर से अनुमति होगी। यही एक रूल जो चेंज हुआ है, यही मैं इसी रूल के बारे में आपको बता था, रूल 10 के बारे में बता रहा था। एक रूल आया है जिसमें आप अपना अभी उसमें चेंजेस आए हैं ऑब्वियसली FY22 में, तो इसकी वजह से आपको अपने वेतन रिवाइज करने का मौका भी मिला होगा कि आपने अगर आपके अगर प्रमोशन आपका या फिर MSCP आपका नवंबर में मिला है और आपका इन जनरल जुलाई में आपका पहले वेतन में इंक्रीमेंट होता, वृद्धि होती थी, तो अब अगर नवंबर में हुआ है तो आप अब चूज कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट जनवरी में मेरा अ, वेतन निर्धारित हो, वेतन वृद्धि हो, और मैं अपना पेमेंट जो नया वेतन है, वेतन वृद्धि है या फिर वेतन निर्धारण है, पे फिक्सेशन है, मैं उस जनवरी की डेट से मैं अपना पे फिक्स कर सकूं। तो इसका कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो जब भी रूल चेंज होगा आपको ऑप्शन रिवाइज करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा, सरकार ने ये अपने आदेश में लिखा हुआ है। टेक्निकल रेजिग्नेशन के टाइम पे पुरानी जो सेवा होती है वो गिनी जाती है पे फिक्सेशन के लिए। टेक्निकलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के क्या में आपको जो स्टैग्नेशन ठहराव वृद्धि जिसे बोला जाता है उसमें अधिकतम वेतन पर 2 साल बाद ही दी जाती है। जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एक्चुअली में मतलब होता है कि आपको 2 साल के बाद आपका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। मैं इसके बारे में भी आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। बंचिंग बेनिफिट, बंचिंग का जो बेनिफिट होता है तब दिया जाता है जब दो पुराने चरण पर नए पैमाने में आपका पे रिवीजन होता है। मतलब ये तब दिया जाता है जब दो पुराने चरण नए पैमाने में मिल जाते हैं। नए अगर दो पुराने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट स्टेजेस मर्ज आफ्टर पे रिवीजन, आपका एक एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि होती है अगर दो स्टेजेस एक ही में मर्ज हो जाते हैं, तो एक ही स्टेज में मर्ज हो जाते हैं तो पे रिवीजन होता है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा अगली स्लाइड में, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एडहॉक प्रमोशंस, इसे हिंदी में तदर्थ पदोन्नति बोलते हैं। तो इन मामलों में जो ऑप्शन है वो फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। ऑप्शन काउंट्स फ्रॉम इनिशियल प्रमोशन डेट इफ रेगुलराइज्ड। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जानकारी देता हूँ।
तो टेक्निकल रिजिग्नेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब आप एक सरकारी जॉब से दूसरे सरकारी जॉब में ज्वाइन करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, जितना उचित चैनल को आप फॉलो करने के बाद, जैसे आप जब आप एक सरकारी जॉब से दूसरे सरकारी जॉब पे जाते हैं तो उसे टेक्निकल रेजिग्नेशन कहा जाता है। टेक्निकल एजुकेशन में पास सर्विस जो होती है, पास की आपकी जो सेवा है, पुरानी सेवा, उसको काउंट किया जाता है, और उसका आपका वेतन संरक्षण और आपकी जो छुट्टियां हैं उनको भी संरक्षण मिलता है। पास सर्विस अगर काउंट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो वेतन जो पहला था, तो और आपकी जो छुट्टियां बची हुई थी तो उसको बिल्कुल आप उसको संदर्भ में लिया जाएगा। आपका जो नया पे होगा वो जो पिछला बेसिक पे था उसके कंसीडर करने के बाद आपका नया पे फिक्स किया जाएगा। ऐसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर आप यूपीएससी में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो पुराना वेतन था वो उसी का उस पर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए 50,000 रुपये था आपका पुराना वेतन 50,000 था, तो अब जब आप नया जगह पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 50,000 से नीचे का आपका वेतन नहीं हो सकता, आपका उससे ज़्यादा ही होगा। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है? स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होता है ठहराव वृद्धि। अगर कोई कर्मचारी अपने लेवल पे 2 साल तक है तो उसको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है। किसी भी लेवल पे अगर वो 2 साल रुक जाता है, ठहर जाता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है, और ये पूरे सर्विस करियर में 3 बार ही अलाउड है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक पेमेंट पे, जैसे 1,12,400 का एक है, एक जगह बेसिक पे आप वो रुका हुआ है 2 साल तक, तो उसको नेक्स्ट सेल में जब वो जाएगा तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा एक्स्ट्रा। मतलब 1,12,000, अगर ये 2 साल तक इसी बेसिक पे पे रुका हुआ है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा नेक्स्ट सेल में, उसका नेक्स्ट सेल में जाके उसका पे फिक्स हो जाएगा। बंचिंग बेनिफिट क्या होता है? बेंचिंग बेनिफिट है यदि पुराने वेतन के 2 या अधिक चरण नए पे मैट्रिक्स में एक ही सेल में आ जाते हैं, तो जो हाईएस्ट चरण है, जो हाईएस्ट लेवल है, चरण वाले को एक अतिरिक्त वृद्धि मिलती है। तो मैं एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूँ। अगर कोई दो बंदे, किसी का 10,000 रुपये था पुराने पे मैट्रिक्स के हिसाब से और किसी का 10,300 रुपये था पुराने मैट्रिक्स के हिसाब से, और जब उन दोनों का नए पे मैट्रिक्स जब बना तो उसमें दोनों का एक ही पे बन रहा है, 26,000 बन रहा है। ऐसे मान लीजिए पहले जब 6 CPC थी तो उस टाइम पे किसी बंदे का 10,000 रुपये का बेसिक पे बना था, किसी बंदे का 2,300 का बेसिक पे था। जब उसको दोनों को जब लेके आया गया नए पे मैट्रिक्स में, तो दोनों का ही 26,000 रुपये पे फिक्स हुआ। तो जो 10,300 वाला है उसको हायर स्टेज में, उच्च उच्च स्टेज में एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसे कहते हैं बंचिंग बेनिफिट, बंचिंग का लाभ। एडहॉक प्रमोशन। एडहॉक प्रमोशन मिलने पर यदि बाद में नियमित पदोन्नति बिना ब्रेक के मिलती है तो विकल्प एडहॉक डेट से गिना जाएगा। ये कर्मचारी के लिए फायदेमंद होता है।
मतलब अगर किसी का प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन किसी का एडहॉक प्रमोशन के बाद उसका रेगुलर प्रमोशन होता है और उस बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, तो उस बंदे को लाभ, उसका फ़ायदा जो मिलेगा वो उसको एडहॉक प्रमोशन की डेट से मिलेगा, ना कि रेगुलर प्रमोशन की डेट से। तो ये फ़ायदेमंद है। मतलब उसको एक इंक्रीमेंट का भी एडवांटेज हो सकता है। अगर किसी का जनवरी में उसको प्रमोशन मिला है लेकिन उसका रेगुलर प्रमोशन जुलाई में मिलता है, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी वाले डेट से काउंट होगा, एडॉक की डेट से काउंट होगा। स्टेपिंग अप ऑफ पे क्या होता है? स्टेपिंग अप ऑफ पे का मतलब है कि किसी जो सीनियर है, सीनियर का जब जूनियर से वेतन कम हो जाता है तब स्टेपिंग अप लागू किया जा सकता है। लेकिन क्या क्या शर्तें हैं इसमें? स्टेपिंग अप का वही मतलब हुआ कि अगर कोई सीनियर है, उसका जो बेसिक पे है वो अपने जूनियर से कम हो जाता है, तो ये उस टाइम पे लागू होगा। लेकिन ये कब कब लागू होगा कि दोनों कर्मचारी एक ही कैडर में हो और एक ही लेवल में हो। जो सीनियर है उसको प्रमोशन मिला हो, जूनियर से पहले मिला हो सीनियर को, और ये जो एनामली है वो FR22 के विकल्प या CCS रूल के कारण हो, CCS रिवाइज्ड पे रूल्स के कारण हो। जो व्यक्तिगत वेतन, पर्सनल वेतन या एडवांस इंक्रीमेंट के मामलों में ये नहीं मिलेगा। अगर जूनियर को पर्सनल पे या फिर एडवांस इंक्रीमेंट कभी मिल रहा हो, तो उस केस में ये स्टेपिंग अप ऑफ पे वाला रूल लागू नहीं होगा। तो ये कब कब अलाउड नहीं है स्टेपिंग अप ऑफ पे? जब जूनियर को एडवांस इंक्रीमेंट या पर्सनल पे मिला हो, जैसा मैंने अभी पहले कहा पिछले स्लाइड में। यदि जूनियर को विशेष लाभ के कारण अधिक वेतन मिला हो, अगर कोई स्पेशल बेनिफिट उसको मिल रहे हैं और उसमें उसको कुछ लाभ मिल रहा है, तो उसका रिवाइज पे स्ट्रक्चर जो हुआ है उसके, अगर वैसा हो रहा है कुछ, इफ जूनियर वाज अपॉइंटेड अर्लियर इन रिवाइज पे स्ट्रक्चर और गॉट स्पेशल बेनिफिट्स, तो उस केस में भी ये स्टेपिंग अप पे अलाउड नहीं है। जब एनामोलीज पिछले जो उसका पे प्रोटेक्शन था, पिछले रोजगार से मिली वेतन सुरक्षा के कारण हो। जो पे प्रोटेक्शन, अगर जब के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि जब कोई दूसरे सरकारी नौकरी से इस नौकरी में आता है, उसका पे प्रोटेक्शन मिला होता है, तो उस केस में भी स्टेपिंग अप ऑफ पे सीनियर को अलाउड नहीं होगा। और ये जब सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी ये स्टेपिंग अप ऑफ पे अलाउड होगा। पे प्रोटेक्शन फॉर PSU ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉइज। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर ऑटोनोमस बॉडी से आने वाले कर्मचारियों का वेतन सुरक्षा निम्न शर्तों पर मिलती है। जब वो UPSC से या फिर SSC से ज्वाइन होते हैं, उचित चैनल से ज्वाइन होते हैं। पे प्रोटेक्शन सिर्फ बेसिक पे पे ही मिलता है, सारे अलाउंसेस पे नहीं मिलता है। जैसे DA VA में नहीं मिलता है, खाली बेसिक पे मिलता है। और जो जो आप उसकी पिछली नौकरी थी वो परमानेंट होनी चाहिए और रेगुलर पे स्केल पे होनी चाहिए। ये एक्चुअली जो बैंक से आते हैं, PSU यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज, उन सब
पे ये रूल अप्लाई होता है। फिक्सेशन ऑफ पे फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, उस केस में हमको क्या क्या जानने की ज़रूरत है कि जो फिक्सेशन ऑफ पे है वो राज्य सरकार से आने वाले कर्मचारियों को वेतन सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स के अनुसार तय होता है। पुरानी सेवा जो होती है, लास्ट पास सर्विस, वो अपने आप ही जुड़ जाती है, अपने आप नहीं जुड़ती है। जो स्टेट गवर्नमेंट में जो पास सर्विस करके रखता है वो उसकी नए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है उसके ऑटोमेटिक पे, ऑटोमेटिक सर्विस काउंट नहीं होती है उसकी। पे प्रोटेक्शन तभी मिलता है अगर उस प्रॉपर चैनल से आता है तो, और जो उसके अलाउंसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही होंगे। डायरेक्ट रिक्रूट्स वर्सेस प्रोमोटीज, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके आते हैं या फिर इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, और जो प्रमोशन लेके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस टाइम पे कुछ एनोमलीज आती है, विसंगतियाँ आती हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट रिक्रूट्स होते हैं उनके पे मैट्रिक्स में ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, ज़्यादा पैसे उनका वेतन बनता है, बिकॉज एंट्री पे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स हायर इन पे मैट्रिक्स। तो जो प्रोमोटीज होते हैं वो स्टेपिंग अप का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं, जो FY22 के अंदर आता है, अगर वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। और बंचिंग बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे ज़रूरत पड़े। बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूट्स जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा पे मिलता है, ज़्यादा पे मिलता है जो प्रोमोटीज होते हैं उससे ज़्यादा, जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो उस टाइम पे जो प्रोमोटीज होते हैं वो स्टेपिंग अप या फिर बंचिंग बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पे प्रोटेक्शन के लिए। डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग ने कुछ ओएम्स ऑफिस मेमोरेंडम्स निकाले हैं 2008 में और 2016 में इसके रिगार्डिंग, तो आप काइंडली उनको गूगल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो FY22 बेसिकली आपका जो उचित वेतन होना चाहिए प्रमोशन और चेंज ऑफ ड्यूटीज़ के टाइम पे वो इंश्योर करता है, और जो उसके सरकारी आदेश निकले हैं वो पे कमीशन जो होता है उनको क्लैरिफाई करने के लिए निकले हुए हैं, जो अभी 2016 में निकले थे, जिसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाए हैं अभी, और अभी जो इसमें अपडेट्स भी आए हैं, तो ये ज़्यादा क्लैरिफाई करता है पे कमीशन के जो जितने भी ऑर्डर्स हैं। हमेशा अपना जो ऑप्शन है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।